नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैपर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आरसीईटी का 7 मई 2023 का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 35+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीईटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपकी ये थर्ड क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 क्लास आपके ले रखी है। एंड दोस्तों, मैं आपको टोटल 10 से एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं आपके यहाँ पर केवल 10 से 11 क्लास दूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप इन 10 से 11 क्लासों को देख जाओगे तो दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपको अपने आरसीईटी एग्जाम के अंदर 35 में से 34 तक आपके क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर 35 में से 34+ क्वेश्चन आराम से सही होंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ आपके सामने जो ये अभी स्क्रीन पर जो पीडीएफ खुली हुई है। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ आपके सामने जो स्क्रीन पर ये पीडीएफ खुली हुई है, ये आपकी पूरी एग्जाम पर बेसिस है। यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न में आता है, यानी कि जो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है, उसी प्रकार से इसको अरेंज किया गया है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। बात करें यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि MOOC का एक उदाहरण होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं MOOC आखिरकार होता है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होती है, वो इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड दोस्तों, बात करें यहाँ पर इसकी का एंड दोस्तों, बात करें यहाँ पर क्या काम आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके अंदर जितना भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट होता है, वो किस पर आता है, MOOC से रिलेटेड होता है। यानी कि MOOC पर क्या होता है, आधारित होता है। इस पर किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया का कोई रोल प्ले नहीं होता है। यानी कि सोशल मीडिया इसके अंदर किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं होती। बात करें यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों एडेक्स जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ट्विटर जो होता है, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है। इस पर किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया का जो होता है वो अरेंजमेंट नहीं होता है। यानी कि इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती सोशल मीडिया से किसी प्रकार से। एम ओ सी MOOC पोर्टल जो है वो आपके कनेक्ट नहीं होता है। एंड दोस्तों, बात करें फेसबुक भी जो होगा वो उसका इनकरेक्ट होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके अंदर होता क्या है कि एक क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, जैसे अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तो दोस्तों आप किस चीज़ पे सर्च करते हो एंड दोस्तों किसके माध्यम से सर्च करते हो। आप इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपके क्या होता है कि वेब ब्राउजर पर आप सर्च करते हो, लेकिन वेब ब्राउजर के अंदर आप किस पे सर्च करते हो, सर्च इंजन पे सर्च करते हो। सर्च इंजन बोले तो जैसे आपके पास आपको पता होगा कि क्रोम आपके पास होगा। एंड दोस्तों, क्रोम के अंदर जो गूगल होता है वो आपका सर्च इंजन होता है, जिस पे सर्च किया जाता है उसको सर्च इंजन बोला जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर सर्च इंजन तो आपको क्वेश्चन दे नहीं रखा। बात करें यहाँ पर किसके माध्यम से करते हैं, तो दोस्तों अगर आपका नेट ऑन है तो दोस्तों आप जो भी चीज़ सर्च करोगे वो उसका रिजल्ट आपके सामने खुल जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर का काम करता है। बात करें कीबोर्ड जो होता है वो आपका हार्डवेयर होता है और इनपुट डिवाइस का काम करता है। वेब ब्राउजर जो होता है वो आपका सर्च इंजन होता है। वेब ब्राउजर का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउजर जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा तो मोजिला फायरफॉक्स जो होता है वो आपका एक वेब ब्राउजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है वो आपका क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। सफारी जो होता है वो आपका क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके ये वेब ब्राउजर के उदाहरण थे। बात करें अगला जो क्वेश्चन है, वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने कभी जीमेल का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे आप कंपोज पर क्लिक करते हो तो आपके सामने नया मैसेज टाइप करने क्या हो जाता है, यानी कि नया मेल लिखने का क्या आ जाता है, फोल्डर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी संदेश लिख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप प्राप्त ईमेल लिख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं प्राप्त ईमेल अगर आपको देखना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, अपने प्राप्त ईमेल देख सकते हो। बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है आप ईमेल संदेश लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला जो दिया वो आपको दिया है यहाँ पर दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, यानी कि स्पैम की मेल अगर आपको देखना है तो दोस्तों आपको स्पैम वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर स्पैम वाले जो मेल होते हैं उनको देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो बी है उसका करेक्ट आंसर है। बात करें ऑप्शन डी की, तो यहाँ पर भेजे गए ईमेल देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जो भेजे हुए मेल है वो देख सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूरा मैंने आपको खोल के रख दिया आपके सामने। तो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड दोस्तों, बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे से पूछ रहा है कि
निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पॉइंटिंग उपकरण क्या होता है, जो आपके कर्सर की तरह काम करता है वो क्या कहलाता है, पॉइंटिंग उपकरण होता है। बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है, वो आपको दिया है ट्रैक बॉल, टच पैड एंड माउस। तो दोस्तों बिल्कुल होता है। माउस से आप क्या होता है, किसी भी प्रकार से यानी किसी भी चीज़ पर क्लिक कर सकते हो, एक पॉइंट की तरह काम करता है। बात करें टच पैड जो होता है वो भी होता है। बात करें ट्रैक बॉल जो होता है वो भी आपकी इस प्रकार से काम करता है। बात करें अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपसे बोल रहा है मदरबोर्ड एंड प्रोसीजर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये किसी भी प्रकार से आपके जो ट्रैक बॉल होता है इनकी ये पॉइंटिंग सदिश के रूप में काम नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पॉइंटिंग जो होता है वो आपके मदरबोर्ड और प्रोसीजर जो होता है वो आपके सीपीयू के अंदर होता है, ना कि आपके ये किसी प्रकार से पॉइंटिंग के रूप में काम करता है। बात करें अगला ऑप्शन दिया था आपको मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसके पीछे भी जैसे मैंने आपको बताया था ER और OR आते हो, वो क्या कहलाता है, वो आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, ना कि आपके क्या किसी प्रकार से पॉइंटिंग पॉइंटिंग उपकरण की नहीं है। ये किसी भी प्रकार से आपके पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण नहीं है। बात करें अगला जो ऑप्शन था वो भी आपके क्या है, हार्ड ड्राइव यानी कि स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड से संबंधित नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लिप आर्ट जो होता है वो आपके MS वर्ड के अंदर होता है। हेडर एंड फुटर होता है। प्रेजेंटेशन नहीं होता। बुक मार्क एंड और हाइपरलिंक होता है, बिल्कुल होता है। प्रेजेंटेशन किससे संबंधित होता है, पावर पॉइंट। बात करें प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपके पावर पॉइंट से संबंधित होता है, ना कि आपके विन वर्ड से यानी कि MS वर्ड से संबंधित नहीं होता है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए नॉन स्टॉप सारे जो क्वेश्चन है वो आपको बताने ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड दोस्तों इससे पहले 2 क्लासेस डाल रखी है, अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो उन क्लासों को देख लाना। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पे 35 में से 34+ क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से देख लेना, ज़्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बात करें बात करें अगले जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनेट की जो स्पीड होती है, अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर स्पीड ऑफ इंटरनेट का जो वो आता है सिंबल, उस पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपका BPS में भी आता है। उसके हम बात करें यहाँ पर KBPS में भी आता है, GBPS में आता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो होता है वो उसका करेक्ट आंसर है। BPS की फुल फॉर्म होती है बाइट पर सेकंड, KBPS की होती है किलोबाइट पर सेकंड, GBPS की होती है गीगाबाइट पर सेकंड। दोस्तों अभी जो है वो TBPS के अंदर भी क्या आती है, आपकी स्पीड आती है, यानी टेराबाइट पर सेकंड भी आपकी क्या होती है स्पीड के अंदर गिनी जाती है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपका मैंने इसमें दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भंडार क्षमता किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है CD-RAY, CDR उसके अंदर दिया आपको, CDRW उसके अंदर दिया, DVD उसके अंदर दिया आपको, ब्लू रे डिस्क। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। CDRW DVD की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता रखी है, आप उनको वहाँ पर देख सकते हो। बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में से स्क्रीन लॉक होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एंड्रॉइड उपकरण के अंदर स्क्रीन लॉक के अंदर बात करें तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर देख लेना कौन कौन से स्क्रीन लॉक होता है। आपको पता होगा कि पैटर्न का लॉक आता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि डॉट डॉट वाले क्या होता है, जो पैटर्न बनता है वो आपका पैटर्न लॉक कहलाता है। बात करें यहाँ पर पिन जो होता है, जैसे ही आपने देखा होगा कि नंबर लॉक जो होता है वो आपका पिन कहलाता है। पासवर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो भी आपके इसी प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर पिन भी आप लगा सकते हो, एंड दोस्तों पासवर्ड भी आप अपने आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जनरेट रख सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। यानी कि इस प्रकार से आपके यहाँ पर स्क्रीन लॉक होता है। दोस्तों एक और स्क्रीन लॉक होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक स्वाइप का भी क्या होता है स्क्रीन लॉक होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आप आधार कार्ड, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे से पूछा है कि आप आधार को बैंक खाते से अगला जो क्वेश्चन दिया अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा हो कि आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हो, उपयुक्त तो विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर आपको आयकर विभाग में जाकर कर सकते हो, पासवर्ड सेवा पर जाकर कर सकते हो, इसके अंदर आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। जिसके भी घर में नेट बैंकिंग चलती होगी, आजकल तो सारे घरों में चलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा इसका आंसर, इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, आपको इन दोनों कॉलम को मिलाना है। बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है राजधरा, उसके अंदर दिया आपको राज प्रश्न, उसके अंदर दिया राज ई वॉलेट। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो कॉलम है यानी कॉलम बी के अंदर आपको दिया हुआ है राजस्थान क्लाउड, उसके अंदर दिया आपको मेघ राजस्थान, उसके अंदर दिया आपको एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राज मेघ क्या होता है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। दोस्तों इसके जो आंसर है वही हमने नहीं लिखे हैं, यानी कि वो गलती से हो रखे हैं, मिसप्रिंट हो रखे हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान क्लाउड क्या होता है? तो राजस्थान क्लाउड जो होता है वो आपके क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज होती है। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाउड आधारित जो सर्विसेज होती है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो राजस्थान क्लाउड आता है, राजस्थान मेघ आता है। उसके हम बात करें यहाँ पर वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी क्या होता है, क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। एंड दोस्तों बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों मैंने आपसे जब पहली क्लास ली थी उसके अंदर आपको बताया था कि सुरक्षित वेबसाइट जो होती है उसकी क्या पहचान होती है। अगर आपने वो वाली क्लास ली होगी एंड दोस्तों उसके बाद में अगर आप ये वाली क्लास ले रहे हो तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि उन बच्चों का एक का भी ये क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होगा। बात करें यहाँ पर अगला जो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको दिया है, इसके वेब पतों में वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। तो बिल्कुल होता है, ऐसे सिक्योर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, HTTP की फुल फॉर्म भी साथ में बताई थी। आप हमें कमेंट में बताओ क्या मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया था वो आपको दिया है, यहाँ ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा पैडलॉक चिन्ह होता है। पैडलॉक चिन्ह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक ताले का चिन्ह होता है वो आपके क्या कहलाता है, पैडलॉक होता है। मैंने आपको उसके अंदर डायग्राम से भी बताया था। बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है, इसमें हमेशा .com डोमेन नाम होता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि .com की जगह यहाँ पर .in भी हो सकता है, .org भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे .com ही होना चाहिए। तो ये सिर्फ वेबसाइट का क्या नहीं होता, पहचान नहीं होता। यानी कि पहला दूसरा सही है। यहाँ पर बात करें तीसरा जो है वो उसका गलत है, यानी कि पहला दूसरा जो है केवल ऑप्शन सी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो दोस्तों मैंने आपको ये विद डायग्राम समझाया था कि इसके अंदर कौन कौन से किस प्रकार से उदाहरण, ये किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर जो होता है वो आपके प्रिंटर होता है। एंड दोस्तों प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो DPI यानी कि डॉट पर इंच के अंदर नापी जाती है। मैंने आपसे जो पहले वाली क्लास ली थी, इससे पहले वाली, उसके अंदर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। जिन भी भाई बहनों ने नहीं बताई थी, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को देख लेना। उसके अंदर आपको ये जितने क्वेश्चन है वो आपको क्या हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। बात करें मॉनिटर की, तो दोस्तों मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है वो आपके यहाँ पर पिक्सल के अंदर नापी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, पिक्सल्स के अंदर जो होती है वो मॉनिटर की गुणवत्ता नापी जाती है। सॉफ्टवेयर जो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। बात करें कीबोर्ड जो होता है वो आपका हार्डवेयर एंड दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेनदेन के लिए जानकारी क्या आवश्यक है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए ये RSIT के, क्योंकि आप सबके लिए ये RSIT का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैनल है वो होने वाला है। क्योंकि आप सबके लिए ये RSIT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। तो वीडियो को, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए ये RSIT के, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। एंड दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप भुगतान करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ चाहिए होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, दोस्तों बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आप दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान और लेनदेन। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान और लेनदेन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से अगर आप भुगतान करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो आगे 16 नंबर का जो क्रेडिट कार्ड नंबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर आपको यहाँ पर समाप्ति तिथि और CVV नंबर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से
अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर 16 नंबर का क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड नंबर क्या होता है। आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के दो यानी कि आगे और पीछे की दो साइड होती है। तो आगे वाली साइड के अंदर आपको यहाँ पर 16 नंबर का डिजिट दिखता है, यानी 16 नंबर का जो क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए होता है वो आपको यहाँ पर लगेगा। उसके अंदर आपको यहाँ पर समाप्ति तिथि चाहिए होगी। समाप्ति तिथि क्या होती है, क्रेडिट कार्ड का जहाँ पर नंबर लिखा होता है उसके जस्ट नीचे उसका मंथ एंड दोस्तों उसके जो एक्सपायरी जो ईयर होती है वो वहाँ पर लिखी होती है, वो आपको यहाँ पर चाहिए होगी। सीवीवी नंबर चाहिए होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पिछली वाली क्लास थी मैंने आपको बताया था सीवीवी नंबर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ वापस पूछ रहा हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या थी, वो आप हमें कमेंट में बताना। बात करें यहाँ पर सीवीवी नंबर क्या होता है, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के पीछे एक पट्टी के नीचे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 नंबर का क्या, 3 अंकों का क्या होता है, एक नंबर होता है। वो नंबर क्या कहलाता है, आपका सीवीवी नंबर कहलाता है। ओटीपी आपको यहाँ पर चाहिए होगा, यानी जो भी उसके अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है वो उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है ट्रांजेक्शन करने से पहले, वो आपको ओटीपी बताना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये तीनों चीज चाहिए होती है। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको यहाँ पर दिया है कि यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हो और गलती से इसे सहेजे बिना इनकी को सेव किए बिना बंद कर दिया जाता है, तो दूसरा आप एमएस एक्सेल में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वापस से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगला जो दिया है वो आपको ऐसे दिया है कि एमएस एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त की हुई फाइलों में एक्सेल फाइल संचालित रूप से प्रोडक्ट व्यू में खुल जाएगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सेल फाइल को अगर आप जीमेल से डाउनलोड करते हो तो दोस्तों वो अपने आप ही प्रोडक्ट व्यू में खुलते हैं, यानी कि अपने आप ही खुलते हैं। इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो बी दिया वो तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो तो करेक्ट है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछाएगी एमएस एक्सेल 2010 में किसी सेल की सामग्री बहुत बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों हम खालिस्तान का उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सामग्रियों को कई लाइनों को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे, जैसे कि अगर आपके सामने एक्सेल के इस प्रकार से क्या खुली हुई है, एक वर्कशीट खुली हुई है दोस्तों, आपका यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है, कोई लाइन लिखी हुई है दोस्तों, ये पूरी नहीं दिख रही है। अगर आप कोई इसे पूरा दिखाना चाहते हो दोस्तों, आप इन सबको क्या करना चाहते हो, इसी एक ही लाइन के अंदर दिखाना चाहते हो, तो दोस्तों आप इन सब लाइनों को क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, मर्ज सेल कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। इंसर्ट सेल आप नहीं करोगे यहाँ पर, फिट सेल ऑन वन पेज, तो दोस्तों ये भी नहीं कर सकते आप। रेप टेक्स्ट का भी इस्तेमाल आप इसके अंदर नहीं करोगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे आपको वीडियो और ऐसा आपको कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए ऐसी पीपीटी ऐसी पीडीएफ बनाने में। एंड दोस्तों अगर आपका आरसीटी का एग्जाम है तो दोस्तों आप सबके लिए ये वाला चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों जिनका भी एग्जाम है उनको जरूर शेयर करना। एंड दोस्तों बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का चार्ट होता है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इस प्रकार से का जो चार्ट होता है मैं आपको इसकी दो विशेषता बताता हूँ। दोनों विशेषता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से सुनना। बात करें यहाँ पर गोलाकार जो चार्ट होता है उसको बोला जाता है पाई चार्ट। एंड दोस्तों इसके अंदर स्लाइड से बटी हुई होती है। एंड दोस्तों इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि इस ऐसा कौन सा चार्ट है जिसके अंदर कोई भी जो नंबर होता है, इनकी जो भी आपका डाटा होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो दोस्तों वो आपका पाई चार्ट होता है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जाती है। एंड दोस्तों इनमें से आपको सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों अगर आपने ई मित्र का यूज़ किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप ई मित्र के माध्यम से बिजली और पानी का भुगतान कर सकते हो। बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हो, आप ई मित्र का उपयोग करके सभी सेवाओं को लाभ उठा सकते हो। तो बिल्कुल उठा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट यानी कि ऑप्शन डी जो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिर में दिख रहा होगा कि खालिस्तान में नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं खालिस्तान यानी कि जब भी मैं आपको एक साइट बताता हूँ, अगर आपको जब भी मतदाता वाला नाम दिख जाए आपको यहाँ पर आग बंद करके एनवीएसपी लगा के आना है। एनवीएसपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है। एंड दोस्तों इसके अंदर जितना भी आपका मतदाता से रिलेटेड यानी कि जितना भी आपका वोट से रिलेटेड काम होता है वो सारा एनवीएसपी पे होता है। एनवीएसपी की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगस्त 2000 तो दोस्तों मैं
आपको बता दूं जनवरी 2015 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना जनवरी 2015 के अंदर इसका स्टार्टिंग हुई थी। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर RSRTC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। रोडवेज की सारी बसें चलती है। बात करें NSDL वेबसाइट जो होती है वो आपके पैन कार्ड अपडेशन से संबंधित है। बात करें UIDAI, तो ये दोस्तों ये वाली वेबसाइट जो है वो आपके आधार कार्ड से यहाँ पर संबंधित होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ट्रेनों के आवागमन के प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप ट्रेन के बारे में कोई भी पूछताछ करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर indianrail.government.in पे जाना पड़ता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट यानी साइबर हमले के प्रकार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं साइबर हमला क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर या और पीसीस क्या करता है, डाटा को चोरी करता है और किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को क्या करता है, प्रोवाइड करवा देता है। वो आपके क्या कहलाता है, साइबर थ्रेट यानी साइबर जो खतरा होता है वो कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों वायरस, ट्रोजनर्स और स्पाईवेयर जो होता है वो उसके उदाहरण होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर बताया था, दोस्तों इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। वायरस जो होता है वो आपके क्या करता है, डाटा को लेता है और दूसरी जगह दे देता है। इस प्रकार से ट्रोजन और स्पाईवेयर का काम होता है। ठीक है, बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि बस टोपोलॉजी में लिंक और नोट्स किससे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बस टोपोलॉजी के अंदर जो लिंक और नोट्स होता है वो एक केबल से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक नेटवर्क एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु प्रत्येक नोड जो होता है वो एक केबल से जुड़ा हुआ होता है और एक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से एक बिंदु से कनेक्शन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से बस होता है, ठीक है, अगर आपने बस देखी हुई तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस प्रकार से पैसेंजर बैठे हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बालकनी होती है जिसपे पैसेंजर आ और जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो होता है वो एक ही बालकनी से आते जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी एक ही केबल जुड़ी हुई होती है। एंड दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या कहलाते हैं, बस टोपोलॉजी वर्क करती है। यानी कि ऑप्शन जो सी है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए विशेष प्रकार की खातों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि विंडोज 10 का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो दोस्तों आपको पता होगा कि विंडोज 10 में दो प्रकार के खाते आते हैं। सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप स्टार्ट करते हो तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड दो प्रकार खाते आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों क्या आते हैं, आपके काम आते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग और अन्य लोगों के खाते को प्रबंधित करने के लिए आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर जो सुपर होता है वो आपके सुपर कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल होता है। दोस्तों ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, एंड दोस्तों बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि आईएसपी का पूर्ण नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है। इससे बताने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वास्तव में आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप सबके लिए ऐसी वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को एंड दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों जिनका भी अभी एग्जाम है उनको जरूर शेयर करना। बात करें यहाँ पर आईएसपी की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक दुर्भावनापूर्ण होता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे होंगे, एंड दोस्तों इनफैक्ट अगर आपने थोड़ी देर पहले वाला अगर क्वेश्चन देखा होगा तो दोस्तों मैं आपको बताया था आपके सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों आपके वायरस होता है, एंटीवायरस होता है, या फिर फायरवॉल होता है, अपडेट और सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। एंटीवायरस क्या होता है, जो वायरस से आपकी रक्षा करता है। फायरवॉल क्या होता है, वो आपके क्या होता है, एक एंटीवायरस का तरह क्या करता है, काम आता है। एंड दोस्तों बात करें अपडेट एंड सिक्योरिटी जो होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको जरूर ऑन रखना अपने कंप्यूटर में हमेशा। बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आप MS एक्सेल 2010 का उपयोग करते हैं और अन्य उपयोग के एक अन्य एक अन, एक अन्य उपयोगकर्ता वाई जो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो दोस्तों उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक्सटेंशन क्या होता है आखिरकार। एक्सटेंशन वो होता है जो आपके डॉट के बाद में जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब भी आपको 2003 का दिखे या 2010 का दिखे, ठीक है, या फिर 2007 का दिखे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2007 और 2010 के अंदर आपके डॉट के पीछे एक एक्स लगा दिया जाता है। इनकी डॉट एक्सएलएस जो होगा वो आपके क्या होगा कि 2007 और 2010 के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। एंड दोस्तों 2003 के अंदर XLS का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट के अंदर बात करें तो 2010 और 2007 के अंदर आपका .docx का इस्तेमाल किया जाता था।
एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर 2003 के अंदर .doc का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये समझ लीजिए आप यहाँ पर मैंने आपके 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर कर दिए है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इस क्वेश्चन घुमा के पूछता है। मैंने आपको 5-6 क्वेश्चनों का एक में निचोड़ बता दिया है। तो दोस्तों आप इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर पढ़ो एंड दोस्तों आप आराम से लगा सकते हो इसका आंसर। बात करें 2010 के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर एक्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, एक्सटेंशन जो होता है वो .xls एक्स एक्स जो होगा .xlx जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आप इंटरनेट से कर सकते हो, विंडोज स्टोर से कर सकते हो। जिस प्रकार आपके जो मोबाइल होता है उसके अंदर प्ले स्टोर आता है, वैसे ही विंडोज के अंदर विंडोज स्टोर आता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर CD DVD पेन ड्राइव से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड फाइल का उपयोग करके आपके क्या बनता है, कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार होता है, ना कि आपके किसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि MS पावर पॉइंट 2010 में अगर आप MS पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हो तो दोस्तों आपको दबाना होगा। यानी कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है एस्केप कुंजी, उसके अंदर दिया बैक स्पेस कुंजी, उसके अंदर दिया एंटर कुंजी, उसके अंदर दिया आपको F1 कुंजी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एस्केप कुंजी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। एस्केप जैसे आप दबाओगे सबसे कोने के अंदर आपको दिखेगा, यानी कि आपके जो लेफ्ट हैंड के अंदर सबसे कोने के अंदर जो प्राप्त होता है, यानी कि सबसे कोने के अंदर जो मिलता है वो आपका एस्केप कुंजी कहलाता है। ESC जो होता है वो उसका सिंबल होता है। ठीक है, कैपिटल E और SC यहाँ पर छोटे होते हैं, यानी कि इस प्रकार से आपका सिंबल होता है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। दोस्तों आपको अगर आप इस नाम को ध्यान से पढ़ोगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा सिस्टम रिस्टोर क्या होता है। अगर आपका सिस्टम कभी क्रैश हो गया या फिर आपकी फाइल उड़ गई तो दोस्तों आप यहाँ पर बैकअप के लिए इनको रख सकते हो। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि इसका उपयोग पासवर्ड उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो इसका गलत हो गया। बात करें अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको ऐसे बोला कि सिस्टम में खराबी, सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर को रिकवर करने के लिए काम किया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर इन शॉर्ट कि आपको यहाँ पर ज्ञानी नहीं होना, आपको केवल इसके अंदर क्या करना है, अच्छे परसेंटेज बनानी है ताकि आपको यहाँ पर आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, बात करिए लेकिन मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में भी वो काम आए। एंड दोस्तों बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खालिस्तान कुंजी को दबाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हमने जो जैसे अगर आपके सामने PPT खुल रही है, अगर मैं इस दोस्तों का अगर मैं यहाँ पे एंटर के नीचे लेके आया हूँ तो दोस्तों मैंने आपको क्या इस इसको किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर एंटर के बाद में इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से लिख पाया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एंटर दबाया है। इनकी यहाँ पर एंटर जैसे लिखा उसके अंदर मैंने यहाँ पर एंटर दबाया है, तब जाके ये जो दोस्तों लिखा हुआ है वो एक नई लाइन से स्टार्ट हुआ है, यानी कि नया पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इनके अगर आपको कोई भी नया पैराग्राफ इंसर्ट कराना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, एंटर दबाना पड़ता है। इनका ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा हुआ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में काम लिया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होता है। तो दोस्तों अगर आप इसी वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो दोस्तों आपको 100% गारंटी के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। एंड दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने नॉन स्टॉप आपके साथ बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ऐसा कंटेंट और ऐसी वीडियो और क्या देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन 10 से 11 क्लासों को देख जाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर जो 40 रुपये की जो बुक आती है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों आप अपने भविष्य के लिए इतना तो कर सकते हो। मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा 100 से 200 वीडियोज़ देख लो, मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ 10 से 11 वीडियोज़ देखो, जो भी दिन के अंदर केवल 2 ही वीडियोज़ आती है जैसे कि आपको पता हुआ। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को देख जाते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगला जो इस क्वेश्चन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जो होता है वो आपका MS आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वो आता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। 90% बच्चों को इसका आंसर पता होगा, वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर है। बात करें EPDS में, PDS का पूर्ण नाम क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ EPDS में जो PDS का पूर्ण नाम होता है वो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। किस काम आता है तो दोस्तों इसके अंदर जो गरीबी रेखा से जो नीचे जो नीचे आते हैं, यानी कि जो BPL कैटेगरी के अंदर आता है। BPL की फुल फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, BPL की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। दोस्तों एक होता है APL, तो APL की फुल फॉर्म होती है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो BPL में नहीं आते वो सारे किस में आते हैं, APL के अंदर आते हैं। और BPL का जो पूरा डाटा रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, EPDS में रखा जाता है। EPDS की फुल फॉर्म में मैंने आपको बता दी है।
यानी कि ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन का एक उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक सर्च इंजन कौन 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 से होता है, तो दोस्तों मैं आपको सारे बता देता हूँ। बात करें यहाँ पर फायरफॉक्स होता है, जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि वेब ब्राउजर के अंदर मैंने आपको बताया था फायरफॉक्स होता है। फायरवॉल जो होता है वो आपका एंटीवायरस के रूप में काम आता है, ध्यान रखना। बात करें फायरवॉल जो होता है एंटीवायरस के रूप में काम आता है, एंटीवायरस के रूप में काम आता है। बात करें गूगल जो होता है, गूगल क्या होता है आपका सर्च इंजन होता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा होता है आपके याहू, विंग जो होता है वो आपके क्या होता है जो सर्च इंजन के रूप में काम आते हैं। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों डेस्कटॉप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके कंप्यूटर खोलने में सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है वो क्या कहलाती है, विंडो दिखती है वो क्या कहलाती है आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। इसके अंदर आपको यहाँ पर नीचे नीचे क्या कहलाता है आपके प्रारंभ बटन है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा होगा। टास्क बार क्या होता है जिस पर ये पट्टी पे जो टास्क बार जिस दोस्तों बात करें यहाँ पर आपका प्रारंभ बटन दिखता है यानी कि स्टार्टिंग बटन दिखता है। बात करें यहाँ पर टास्क बार क्या होता है, तो टास्क बार वो होता है जिसके अंदर आपको ये प्रारंभिक बटन दिखता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर टाइम वगैरह लिखा होती है। वो सारे आपको किस पर दिखता है, डेस्कटॉप पे दिखता है। बात करें आइकन यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह का सिंबल होता है वो आपको दिखता है। टच पैड आपको नहीं दिखता, टच पैड किस पे मिलता है आपको, या अलग से आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, इनपुट डिवाइस होता है आपका। ठीक है, बात करें इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्लास को यानी कि इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखा था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि खालिस्तान MS वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। यानी कि जब आप MS वर्ड 2010 के अंदर अगर आपने काम किया है और वो गलती से अगर आपने किसी भी कस्टम नाम उसके अंदर नहीं रखना चाहते हो तो दोस्तों वो अपने आप जो नाम से सेव होगी वो होगी आपकी डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये थे आपके 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट में बताना है। दोस्तों आपको जिससे पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको तैयारी अब भी अच्छी नहीं लग रही तो दोस्तों मैंने आपको RSIT की इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पहले ही वाली एग्जाम की, आप उसको देख लेना। सारे क्वेश्चन अगर आपसे हो जाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन आने लगेगा, आपको ये जितनी भी क्लास है वो आपके जीरो से हीरो बना देंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप जो है इस जैसे कि आप अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की है, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट RSIT वीडियो के अंदर। तो जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।